एक दिन शाम के वक्त जब किरण घर से बाहर घूमने निकला तो वो अपने अजीज दोस्त प्रसाद को वहां देखा। अरे प्रसाद, तुम कैसे हो? कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं। हाँ, मैं ठीक हूँ किरण। मैं तुम्हें मिलने जाने ही वाला था, पर देखो लकीली तुम यहीं मिल गए। मुझसे मिलने? क्यों भाई? कुछ नहीं, थोड़े दिन पहले ही मैंने एक नया घर बनवाया है। आज रात मेरे घर में वहाँ फंक्शन है। तुम्हारी फैमिली को भी इनवाइट करना चाहता था। बधाई हो प्रसाद, हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर पे। रम्या को जरूर साथ में ले आना, भूलना नहीं। ये कहकर वो वहां से चला गया। किरण भी अपने घर के तरफ निकल पड़ा। घर पर रम्या टीवी देखते हुए लड्डू खा रही थी। उसे लड्डू खाना बहुत पसंद था। लक्ष्मी सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली और वहां पर वो पहुंच गई। देखा कि रम्या लड्डू खा रही है। उसे लड्डू खाने की इच्छा हो गई। फिर हाय, राक्षस की तरह क्या खा रही हो? एक बार मुझे भी पूछ लेती, मुझे खाना है या नहीं। उसने लड्डू के तरफ देखा मुंह फाड़ के, पर रम्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बेफिक्र होकर खाई जा रही थी। ये देखकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमने एक बार मुझे नहीं पूछा कि मुझे भी लड्डू खाना है या नहीं। तुम कैसे इंसान हो? बड़बड़ाती हुई लक्ष्मी की बातों को सुनकर रम्या ने कहा, अरे क्या चाहिए आपको? लड्डू? ये मेरे लिए लाई हूँ क्योंकि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। आपको खाना है तो खरीद के खाइए। क्या तुम्हें मैं बाहर वाली लग रही हूँ? मेरा भी इन लड्डू पर अधिकार है, समझी? मैं भी खाऊंगी इन लड्डुओं को। ये कहने के बाद वो लड्डू लेने की कोशिश करने लगी, पर रम्या ने प्लेट खींच के हटा दिया। दोनों खींचातानी करने लगे और अपने में लड़ाई करने लगे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि लड्डू गिर सकते हैं, और वही हुआ। खींचातानी के चक्कर में सारे लड्डू जमीन पे गिर के खराब हो गए। ये सारी चीजें किरण देख रहा था। तुम्हें अकल है भी कि नहीं? लड्डुओं को लिए लड़ रहे हो। अगर किसी को पता चला तो शर्म की बात होगी। तुम्हें कुछ समझ है भी? वो उन पर जोरों से चिल्लाने लगा। वो दोनों चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। थोड़ी देर के बाद, लड्डू के लिए लड़ाई करना बंद करो और तैयार हो जाओ। प्रसाद के घर रात के खाने पर जाना है, वहां ऐसा मत करना। किरण की बातें सुनकर दोनों चले गए तैयार होने के लिए। दोनों तैयार हो गए सज धज के। फिर वो प्रसाद के घर जाने के लिए निकल पड़े। प्रसाद ने जैसे ही उन्हें देखा कहने लगा, कृपया अंदर आइए, खाना तैयार है। उन्होंने अपने नौकर शुभम को बुलाया और कहा, इन्हें जो भी खाना है जरूर से परोसो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। प्रसाद की बातें सुनकर उसका नौकर शुभम उनके तरफ गया उन्हें खाना परोसने के लिए। तुम दोनों खाओ, मैं अपने दोस्त के साथ ही खाऊंगा। वो वहाँ से चला गया। रम्या और लक्ष्मी खाना शुरू कर दिया। शुभम उन्हें परोस रहा था। इस बीच लक्ष्मी कहने लगी, मुझे आज अपनी बहू से ज्यादा खाना है। इस बीच रम्या भी अपनी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी सासू माँ से ज्यादा खा पाऊं। सभी लोग अपना खाना खा चुके थे, तब भी वो दोनों बहुत देर तक खाते रहे। उन्हें देखकर शुभम सोचने लगा, ये लोग इस तरह क्यों खा रहे हैं? सभी लोग खाकर चले गए और वे दोनों बैठे हैं अभी भी। क्या खा रहे हैं? इसी बीच लक्ष्मी ने कहा, अरे सुन रहे हो, मेरे लिए थोड़ा बिरयानी ले आना। रम्या इस बात को सुनने के बाद कहने लगी, प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा और बिरयानी ले आना। उन दोनों की फरमाइश सुनने के बाद शुभम आकर दोनों को बिरयानी परोसा। फिर दोनों खाने लगे। इसी बीच किरण वहां पर आया और कहने लगा, ये क्या, 1 घंटा हो गया, मैं भी खा चुका हूँ। तुम लोगों ने अभी तक खाना खत्म नहीं किया, जल्दी खाओ। जबरदस्ती खाने की वजह से दोनों उल्टियां करने लगे। ये देखकर किरण ने कहा, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों उल्टियां कर रहे हो तुम लोग दोनों?
शुभम, शुभम दौड़ के किरण के पास आया। क्या खाने में कुछ मिला हुआ था जो खाना तुमने पड़ोसा था? ऐसा कुछ नहीं है साहब। तुम ही देखो कैसे दोनों उल्टियां कर रहे हैं। फिर शुभम ने सब कुछ किरण को बताया, जो जो हुआ था और जो जो उसने देखा था। ये सुनकर किरण कहने लगा, इतना खाना दोनों ने क्यों खाया? ये सुनने के बाद वो दोनों के पास गया। इतना सारा खाना खाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम दोनों को खाने की अभाव है? तुम दोनों के कारण मेरे सम्मान में ठेस पहुंचा है। क्यों करते हो तुम दोनों ऐसा? वो सबके सामने उन पर चिल्लाने लगा। वो दोनों बहुत ज्यादा खा चुके थे, इसीलिए लड़खड़ा कर चल रहे थे। किरण, जल्दी मुझे घर ले चलो, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। मुझे भी घर जल्दी ले चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब जी घबरा रहा है मेरा, देखो ना। ये सुनकर किरण कहने लगा उन दोनों से, इतना खाओगे तो और क्या होगा? ये कहते हुए वो धीरे धीरे घर पहुंचे। दूसरे दिन सुबह उन दोनों का पेट खराब हो गया। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और एडमिट करना पड़ा। बाद में उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और एक बहू रहते थे। उनका नाम था लक्ष्मी और सिंधु। लक्ष्मी सिंधु की अच्छी तरह से देखभाल करती थी, पर सिंधु अपनी सास की अच्छी देखभाल नहीं करती थी। लक्ष्मी सिंधु को अपनी खुद की बेटी जैसे मानती थी। एक दिन सिंधु के लिए वो एक साड़ी खरीद के लाई और कहने लगी, सिंधु, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीद के लाई हूँ। ये साड़ी पहनकर कल जब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे तब उनको स्वागत करना। मेरा बेटा राजेश बहुत खुश हो जाएगा। तुम बहुत सुंदर लगोगी इस साड़ी में। ये सुनकर सिंधु काफी गुस्से में आ गई। मुझे ये सिल्क साड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए, और गुस्से से साड़ी को बगल में फेंक दिया। मुझे आपकी ये योजना सब पता है। अगर ये साड़ी मैं पहनूंगी, आपका बेटा पूछेगा कि मैं ये महंगी साड़ी कहाँ से खरीदी और किसने मुझे पैसे दिया ये साड़ी खरीदने के लिए। मैं कहूँगी मुझे सास ने साड़ी खरीद कर दिया है। तब मेरे पति आपको पूछेंगी, क्या आपने साड़ी खरीद के दिया? तब आप बोलेंगे कि मैंने आपको कहा था साड़ी खरीदने के लिए, इसीलिए खरीद के दिया है। तब मेरे पति सोचेंगे कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ और उसके बाद से वो मुझ पर शक करना शुरू कर देंगे। तब हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या आप हमारे बीच लड़ाई करा के खुश होने की योजना बना रही हैं? आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती हैं, समझी? मुझे ये आपकी साड़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। जाइए इसे लेकर। ये कहकर सिंधु गुस्से से वहां से चली गई। लक्ष्मी वहीं खड़े खड़े बहुत दुखी हो गई। दूसरे दिन सिंधु के पति राजेश वहां पर आए। राजेश की माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुई उसे देखकर। अरे बेटा राजेश, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सभी से अच्छे से बात करती है। जो भी हमारे घर आता है उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब क्या बताऊं? लक्ष्मी ने सिंधु की बहुत तारीफ की। राजेश बहुत खुश हुआ। सिंधु ये सब देख रही थी पीछे से। बहुत हो गया अभिनय। तुम्हारी माँ मेरी तारीफ करके अभिनय कर रही है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सिर्फ फालतू की बातें करती है ये। सिंधु की बातें सुनकर राजेश ने कहा, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ में आता है, अंदर आओ। माँ, तुम सिंधु की बातों को बुरा मत मानना। इतनी उम्र होने के बाद भी बच्चों जैसा करती है। क्या मैं अपनी बहू को नहीं जानती? ठीक है, जाने दो। कितने दिन की छुट्टी में आए हो तुम? माँ, मेरे पास 4 दिनों की छुट्टी है और हम सिंधु के मायके में भी जाएंगे। वहाँ 2 दिन रहना होगा हमें। राजेश की माँ ने उसकी बातों को मान लिया। 2 दिन बाद राजेश और सिंधु के मायके जाने के लिए निकल पड़े। माँ, हम दोनों सिंधु के मायके जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना और ज्यादा चिंता मत करना। वो दोनों सिंधु के मायके निकल पड़े। सिंधु अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और उनसे लिपट गई। माँ! सिंधु अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। बेटी, तुम्हारी सास कैसी है? उन्होंने राजेश का भी स्वागत किया। इस बीच राजेश को फोन आया और वो बात करने लगा।
फिर राजेश ने कहा, सिंधु मुझे 1 घंटे का काम है, मैं 1 घंटे में लौट के आता हूँ। सिंधु और उसकी माँ अंदर चली गई और फिर बातें करने लगे। माँ, मैं यहाँ कई दिनों के बाद आई हूँ, पर देख रही हूँ कि आप सिर्फ मेरी सास के बारे में ही पूछी जा रही हैं। उन्हें क्या हुआ होगा? वो तो लोहे की तरह मजबूत है। वो तो हमेशा ही हम दोनों को अलग करना चाहती है। हमारे प्रेम विवाह से वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो हमेशा चाहती है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और फिर बाद में जाके वो अपने बेटे की कहीं और शादी करा ले, दहेज देके। ये सुनकर सिंधु की माँ ने कहा, चुप रहो, एक और भी शब्द अपने सास के बारे में बुरा भला मत कहना, समझी? अरे ऐसा क्यों माँ? तुम्हारी सास बहुत अच्छी इंसान है। उनके बिना तुम्हारी शादी राजेश से कभी नहीं हो सकती थी। सिर्फ उनके कारण ही तुम खुश हो और अपने पति के साथ हो। वो थी तो तुम्हारी शादी हो पाई, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। तुम क्या बोल रही हो माँ? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे ससुर जी ने 30 लाख रुपए का दहेज मांगा था। उस कारण मैंने कहा मैं इतना दहेज नहीं दे सकती हूँ। तब तुम्हारे ससुर जी ने कहा शादी हो नहीं सकती और वो फिर वहां से चले गए। उसके दूसरे दिन तुम्हारी सास मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि तुम और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो भी तुम्हें बहू के रूप में चाहती है और राजेश भी तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हारी सास ने मुझे 30 लाख रुपए दिए तुम्हारे ससुर को दहेज में देने के लिए। दूसरे दिन मैंने तुम्हारे ससुर के पास जाकर वो सारे पैसे दहेज के दे दिया। तब जाके उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा। इस तरह से तुम्हारी शादी हुई। साड़ी, सारे सोने उसी पैसे से खरीदा जो तुम्हारे सास ने दिया था। हमारी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया मैं तुम्हारी सास की तारीफ क्यों करती हूँ, क्यों कहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो ना होती तो तुम दोनों आज एक ना हो पाते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुनकर सिंधु काफी उदास हो पड़ी और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने भूल कर दिया। मैं उन्हें समझ नहीं पाई। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। मैं उनसे माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी और अपनी सारी गलतियों को उनके पैर पे समर्पण कर दूंगी। ये सुनकर वहां से वो जल्दी से अपने सास के पास चली गई। दूसरे दिन ही वो अपने सास के पास पहुंच गई। उस वक्त उसकी सासू माँ घर पे खाना बना रही थी। सिंधु रोते रोते सास के पैर पकड़ ली और माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत सख्त व्यवहार किया आपके साथ और आपको दुख पहुँचाया। मैं आपको दुश्मन की तरह देखती थी। मैं आपके शब्दों पर भरोसा नहीं करती थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। ये सुनकर सासू माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया और कहा, बेटी तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो? अब क्या हुआ? तुमने शायद बिना जाने ऐसे बर्ताव किया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो अब। फिर रोते रोते सिंधु ने लक्ष्मी से कहा, माँ एक कारण है आपको गलत समझने के पीछे। मेरी एक दोस्त है वीना। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई, जो मेरी अच्छी दोस्त थी। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे और हम साथ में ही बड़े हुए थे। शादी के कुछ महीने बाद वो मेरे पास आई। कैसी हो वीना? शादी के बाद पहली बार तुम मुझे दिखी हो। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? कैसी हो तुम, ये बताओ। सब ठीक है, पर मैं 2 दिन से याद कर रही हूँ। और तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? वो ठीक है, पहले अपने बारे में बताओ। तुम्हारी सास, ससुर और पति तुम्हें कैसे देखभाल करते हैं? हाँ, प्यार किया और शादी भी सही तरह से हो गया। सास भी मुझे अच्छी तरह से देखभाल करती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे रे, तुम रो क्यों रही हो? खुल के बताओ ना। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। उनकी सास की तरह हर दिन एक नरक है मेरे लिए। मेरे हाथों को देखो, कितना मारा उन्होंने मुझे। वो हर दम मुझे गाली देते रहती है। जब भी ससुर और मेरे पति घर पर रहते हैं, वो बहुत अच्छे से पेश आती है। जब वो नहीं रहते तो वो मेरे साथ अत्याचार करती है। अभी तो वो मुझे गैर मर्दों के साथ शक कर रही है
और ये सुनकर मेरे पति भी मुझ पे शक करते हुए मुझे छोड़ दिया। मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। हे भगवान, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे माँ के अलावा यहाँ और कोई नहीं है, तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। नहीं सिंधु, मुझे जाना होगा। मुझे किसी एक को सच्चाई बताना था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। अब मैं जहर खा चुकी हूँ, मेरा अपना अब कोई नहीं रहा, इसलिए जी के क्या फायदा, ये सोचकर मैं अब जा रही हूँ। इस तरह मेरे दोस्त की मौत मेरे आंखों के सामने हो गया। यही कारण है मुझे डर लगता था। मैं सोचती थी कि सब सासें एक जैसी होती है और अपनी बहुओं पे अत्याचार करती है। इस वजह से मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करती थी, आपकी कोई भी बात को नहीं मानती थी। इसके सिवा और मेरा कोई कष्ट नहीं है माँ। लक्ष्मी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए। उन्होंने एक अच्छी लड़की को खो दिया। कृपया करके खुश रहो और दिल पे कुछ मत रखो। उस दिन से सिंधु लक्ष्मी के साथ अच्छे से रहने लगी। इसी तरह सिंधु का शक मिट गया और वो खुशी खुशी जीने लगे। राजेश भी माँ और पत्नी के बीच का प्रेम देखकर बहुत खुश हो गया।